तो आज की क्लास में बादल पर डिस्कस कर रहे हैं हम। देखिए बादल क्या होते हैं, कई बार सुना होता है आपने पहले कि भाई जल वाष्प उठ करके जाती है, वो जो जल चक्र होता है ना उसमें, और उससे बादल बनते हैं। ठीक। तो बादल जल शिखरे तथा हिम शिखरे का ही बड़े पैमाने पर समूह होता है। अब ये हिम शिखरे क्या होते हैं, जल शिखरे क्या होते हैं, देखो जहां पर बहुत सारा बर्फ रख दो आप, क्योंकि हिम को बर्फ तो बोलते हैं हम, है ना। तो जहां पर बहुत सारी बर्फ रख दो उसको हम क्या बोलते हैं, हिमशिखरी बोलते हैं। और जहां पर बहुत सारा जल रखा हो उसको क्या बोलते हैं, जल शिखरी बोलते हैं। ठीक है। हिमांक क्या होता है, जिस तापमान पर बर्फ जम जाती है उसको हिमांक कहते हैं। ओसांक क्या होता है, जिस तापमान पर ओस बनती है उसको हम ओसांक कहते हैं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जाड़ों के समय में रात और सुबह के टाइम जो जिस समय तापमान नीचे गिर जाता है उस समय ओस गिरना शुरू हो जाती है। अगर वो तापमान और नीचे गिर जाए तो बर्फ गिरना भी शुरू हो सकती है ना। ठीक है। कहने का मतलब यही है कि बस ये जो टर्म्स है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए कि एग्जाम में आएंगे तो आप उसको कर सको। अब बादलों के वर्गीकरण में इनके सामान्य आकृति, ऊर्ध्वाधर विस्तार और ऊंचाई को प्रमुख आधार बनाया गया। देखो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं यानी कि कुछ अंतर निकालने हैं ना हम दो तीन चीजों के बीच का, तो उनमें कुछ डिफरेंस तो होता ही है। तो यहाँ पर बादलों का जब आप वर्गीकरण करेंगे तो उसमें आकृति, ऊर्ध्वाधर विस्तार और ऊंचाई, ये तीन आधार बनेंगे। चलिए पहला है आपका पक्षाप बादल, सर साइरस क्लाउड्स। ठीक। पक्षाप बादल क्या होते हैं, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये बादल प्रायः छितराए रूप में रेशम के सदृश दिखते हैं। ठीक, जैसा कि आप देखते होंगे यहाँ से आसमान की ओर को, है ना। क्योंकि इनका निर्माण छोटे छोटे हिम कणों द्वारा होता है। और चक्रवात के आगमन से पहले आकाश में पक्षाप मेघ दिखते हैं। नाम याद कर लीजिएगा पक्षाप मेघ क्या होते हैं। फिर है पक्षाप स्तरी बादल। ये बादल मुख्यतः 1800 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 1800 फीट बहुत होता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे मैं, ये बताइए कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है अधिकतम। ठीक है, पढ़ा रखा आप लोगों ने। तो ये बादल मुख्यतः 1800 यानी कि 1800 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और इनके आने पर सूर्य तथा चंद्रमा की ओर चारों ओर प्रभा मंडल बनता है, हेलो बनता है। ठीक। जो कि चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। तो ये दोनों का ही संबंध जो है आपका चक्रवात से है। पक्षाप कपासी बादल, ये बादल सफेद होते हैं तथा छोटे छोटे गोलाकार रूप में पाए जाते हैं। बस आपको क्या करना है कि ये जो बादलों के नाम हैं इनको समझ लीजिए कि कौन सा बादल कैसा होता है, बस हो गया, ज्यादा डिटेल नहीं जाना आपको अंदर। उच्च स्तरीय बादल, और एक और काम कर सकते हैं आप लोग कि नेट पे सर्च करके इनकी पिक्चर दे सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है, ये होने के बाद ओवर। ठीक है। उच्च स्तरीय बादल कैसे होते हैं, आकाश में लगातार रूप में फैले नीले नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। इनसे विस्तृत तथा लगातार वर्षा होते रहती है। उच्च कपासी बादल, ये पक्षाप कपासी बादलों के भांति कम ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक। चलिए मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, आज मेरे पास समय इतना हो नहीं पाएगा करने का, कि जितने भी बादल के नाम मैं ले रहा हूँ ना नेट पे सर्च करके आप लोग इसकी पिक्चर्स भेजना। ठीक है। कोई दो लोग एक सॉरी एक दो पिक्चर भेजेगा, कोई दूसरा दूसरी भी दो पिक्चर और भेजेगा, इस तरह से भेजेंगे आप लोग। लगभग 8-9 है ये, तो आप सब भेज दीजिएगा। ये पक्षाप कपासी बादलों की भांति कम ऊंचाई पर पाया जाता है। स्तरीय कपासी बादल क्या होते हैं, ये बादल हल्के भूरे रंग के और बड़े बड़े गोलाकार होते हैं। ठीक है। और स्तरीय बादल, ये बादल कोहरे के समान होते हैं। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने के प्रायः होता है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में होता है, जहां पर उष्ण और शीत दोनों तरह की हवाएं मिल जाती हैं यहाँ पर। वर्षा स्तरीय बादल, ये बादल धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं और इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है। और वर्षा भी अत्यधिक इनके कारण होती है। ठीक है। तो ये रहा बादलों का आपका, आप पढ़िएगा इसको, आपको मैंने ये भेज दिया है ना नोट्स पूरा। हवाएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की हवाएं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नीचे चित्र में देखेंगे आप लोग थोड़ी देर में।
हवाएं धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती है। अब क्षैतिज विषमताएं क्या होती हैं? जो कटिबंध में अंतर आता है उसको हम क्षैतिज विषमताएं बोलते हैं, ठीक है ना। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाली की ओर चलती हैं। हवाएं सदैव क्या होती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। क्यों चलती है? क्या कारण होता है इसका बताओ? क्या कारण होता है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं? हवाएं अन्य शक्तियों के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती हैं, और ये शक्तियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? देखो, ताप प्रवणता बल, दो भिन्न वायुदाब वाले क्षेत्रों के मध्य हवाएं चलती हैं, अर्थात दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, वायु की गति जो है उतनी ही अधिक रहेगी। ठीक, वायुदाब की प्रवणता से पवन को चलने के लिए बल मिलता है, इसलिए इसे दाब प्रवणता बल कहा जाता है। दाब प्रवणता बल क्या होता है देख लीजिए। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल क्या होता है? धरातल पर प्रभावित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट होना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। ठीक, ये कोरियोलिस बल, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो धरातल पर प्रवाहित प्रवाहित प्रभावित प्रभावित नहीं है, प्रवाहित होगा, ये प्रवाहित होगा। प्रवाहित होने वाले हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है ना। तो दो प्रमुख निर्धारक कारक इसके होते हैं। पहला तो है आपका पृथ्वी की घूर्णन गति, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपका वायुदाब। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप आता है। डिफ्लेक्शन फोर्स जो है विक्षेपक बल है, वो क्या करता है? हवाओं की दिशा में को डिफ्लेक्ट करता है, चेंज करता है। इसी बल की खोज जी कॉरियोलिस द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको कॉरियोलिस बल भी कहा जाता है। ये है पूरा आपका कॉरियोलिस बल का अर्थ, ठीक है। फेरल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती हैं। वैसे भी आपने कल ही पढ़ा था ना कि चक्रवात भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एक जगह पर और एक जगह पर आपका क्लॉकवाइज चलते हैं। तो बताओ कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं? जल्दी बताओ। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, याद रखना है, ये एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है ऊपर ऊपर। सामान्यतः है, देखो लिखा होगा आप लोगों ने, खुद देखो। चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, देखो खुद ही, है ना। सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध का पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त और दक्षिण गोलार्ध का वामावर्त होता है। ठीक है, अभी दक्षिणावर्त क्या है? दक्षिण की ओर को, और वामावर्त क्या है आपका? उत्तर की ओर। इसी प्रकार से भूघर्षण और अभिकेंद्रित त्वरण भी हवाओं की दिशाओं में को प्रभावित करते हैं। मैं तेज तेज को स्किप करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी अपने करना है। जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो समझा दूंगा आप लोग को, बाकी आप पूछिएगा ना, खुद से पूछना आप लोग, जो समझ में नहीं आएगा तो। अभी तो सिर्फ एक समझो कि डिक्टेशन टाइप का हो रहा है ये। हवाओं के प्रकार अब आते हैं, ये है आपका समझने वाला। हवाओं को तीन मतलब भागों में बांटा गया है, तीन क्लासिफिकेशन से किए गए हैं। कौन कौन सी देखो। सबसे पहली है आपकी प्रचलित हवाएं या भूमंडलीय या प्लेनेटरी विंड्स। ये हवाएं वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं, और इनके अंतर्गत व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवी पवने। अब ये नाम आ गए ना पवनों के, ये बड़े पूछा जाते हैं। पछुआ पवने किसे कहते हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो लगभग 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पछुआ पवन पाई जाती है ना। और ये जो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, दोनों जगह ये पाई जाती है। और ध्यान रखना है आपको, जैसी परिस्थिति साउथ में रहेगी किसी अक्षांश के बीच, वैसी ही परिस्थिति आपकी नॉर्थ में भी रहेगी। ठीक, दूसरे प्रकार की जो पवने हैं वो हैं आपके सामयिक पवने, पीरियोडिक विंड, यानी कि जो एक समय विशेष में चलती हैं। ठीक, जिन पवनों की दिशा मौसम और समय के अनुसार बिल्कुल बदल जाती है, उन्हें सामयिक पवने कहते हैं। जैसे मानसून पवने, भारत का
सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपका है मानसून पवनों का नाम आपने सुना होता है ना, कि ये पहले कहाँ जाती हैं, केरल की तरफ, फिर वहां से होते हुए कैसे घूमते हुए आपकी आती हैं और वापस कैसे आती हैं। ठीक है, तो मौसम के अनुसार इनका जो दिशा होती है वो चेंज हो जाती है। मानसून पवन है, स्थल समीर है, समुद्र समीर है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्थल समीर और समुद्र समीर क्या अंतर होता है बताऊंगा बीच में भी। क्या होती है स्थल समीर, क्या होती है समुद्र समीर। ठीक है, पर्वत समीर है, घाटी समीर है। ठीक है, इसके बाद स्थानीय पवनें होती हैं तीसरी आपकी, जिन हवाओं का जन्म स्थानीय स्तर पर तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण होता है उसको हम स्थानीय पवन कहते हैं, और ये छोटे क्षेत्र में बहती हैं, जैसे चिनूक, लू, चिनूक, हर्मिटन। अब ये लू तो तुम्हें पता ही कहाँ बहती है, चिनूक और हर्मिटन कहाँ बहती है ये आपको ढूंढना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो। चिनूक रॉकी पर्वत में बहने वाली गर्म हवा है। फान आल्पस पर्वत में बैठने वाली गर्म हवा है। आपने क्या करना है, इतना कुछ हमने डिस्कस किया वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि कौन सी हवा गर्म हवा है और कौन सी ठंडी हवा है, पूछा जाता है ये बहुत ज्यादा प्रश्न। ठीक है, तो ठंडी हवाओं के नाम याद रख लीजिए आप कुछ, और जिन क्षेत्रों में बहती है वो याद कर लीजिए। इस तरह से गर्म हवाओं के नाम याद कर लीजिए और जिन क्षेत्रों में बैठती है उनका नाम याद कर लीजिए आप। ठीक है, फिर आते हैं हम इसके बाद चट्टानों की तरफ। चट्टाने क्या होती है, चलो अब ये बताइए कि जो अभी बताया था उसको समझ में आया नहीं आया। तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको स्थल समीर और समुद्र समीर बताता हूँ। देखो, जब दिन के समय जो हवाएं होती हैं ना वो स्थल पर, उस समय देखो दिन के समय क्या होता है, स्थल पर निम्न वायुदाब होता है क्योंकि धूप पड़ रही होती है बहुत ज्यादा। तो जहां पर जितनी गर्मी होगी वहां पर वायुदाब उतना कम होगा, याद रखना है आपने। ठीक है, जहां जितना ठंडा होगा वहां वायुदाब उतना अधिक होगा। ठीक, तो दिन के समय क्या होता है, स्थल जो होता है गर्म होता है और समुद्र ठंडा होता है। समुद्र का पानी है, आपको पता ही है कि वो इतनी आसानी से ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। ठीक है, तो दिन भर की ताप पड़ने के बाद पानी शाम को गर्म होता है। आपने नोटिस किया होगा, आपके घर में टैंकी लगी होती है ना। ठीक है, तो सुबह तक दिन तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाम शाम आते आते उसका पानी गर्म होने लगता है। ठीक, तो इस वजह से जब दिन के समय में जो पवनें होती हैं ना आपकी, क्या होती हैं, समुद्र से। देखो समुद्र में क्या है, उच्च वायु दाब है क्योंकि ठंडा है, और स्थल में क्या है आपका निम्न वायु दाब क्योंकि गर्म है। याद रखना है आपको, जहां पर गर्म होगा वहां पर निम्न वायु दाब, जहां पर ठंडा होगा वहां पर उच्च वायु दाब, ये भूलना नहीं है इसको। तो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है, और तो इसको हम बोलते हैं समुद्र समीर, याद रखोगे आप, समुद्र समीर, समुद्र समीर। ठीक है, कब चलती हैं, दिन के समय। लिख लीजिएगा इसको आप, दिन में, अरे, दिन में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, इसलिए इसको समुद्र समीर कहा जाता है। ठीक है, जिसका प्रमुख कारण दिन के समय स्थल का गर्म होना, गर्म होना, ब्रैकेट में निम्न वायुदाब होना है। ठीक, और इसी के विपरीत रात के समय क्या होता है, उल्टा हो जाएगा इसका। देखो रात के समय, भाई समुद्र में दिन भर ताप पड़ा है तो गर्म होगा ना पानी अब। तो रात में क्या होता है, और रात में आपको पता ही स्थल तो ठंडा ही रहता है, आप लोग खूब घूमते हैं है ना रोडों में अपनी गर्मी के टाइम पे, तो आपने नोटिस किया होगा इसको। तो रात के टाइम क्या होता है, जो ये हवाएं हैं ये, सॉरी हाँ, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। कहाँ चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए इसको हम स्थल समीर कहते हैं। ठीक हो गया, क्या बोलते हैं इसको हम, स्थल समीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना है इसको, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, इसे बोलते हैं स्थल समीर, याद रहेगा, बताइए। हाँ, ये भूलोगे तो नहीं ना, बस याद रखना है कि स्थल समीर रात में और समुद्र समीर दिन में। इसको ऐसे याद रखना कि दिन के टाइम पे समुद्र पूरा दिखाई देता है, तो वहां से आने वाली हर एक चीज दिखाई दे रही है हमको, तो दिन में समुद्र समीर चलती हैं,
रात के टाइम पे हम सिर्फ जमीन देख पाते हैं क्योंकि वहीं उजाला होता है, तो सिर्फ क्या है, स्थल समीर चल रही है। तो दिन में समुद्र समीर और रात में स्थल समीर। समुद्र समीर समुद्र से स्थल की ओर और स्थल समीर स्थल से समुद्र की ओर। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। ये है चट्टाने। चट्टाने तो आपने कई पढ़ी होती हैं, बहुत पता होता है आप लोगों को ये, है ना। अच्छा, ये पवनों का आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है याद कर लेना कि कहाँ पर कौन सी पवन चलती है, गर्म कौन सी है, ठंडी कौन सी। ये एग्जाम में पूछा आता है बहुत ज्यादा। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलें कि सर ये तो हमारा आया तो था लेकिन हमको याद ही नहीं आया हुआ। पृथ्वी की भूपर पट्टी पढ़ा चुका हूँ, पृथ्वी की आंतरिक सतह पे है आपको, है ना। भूपर पट्टी शैलों से बनी होती हैं ये चट्टाने, और जिनका निर्माण अलग अलग प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है याद रखो। कुछ का तो मैंने आपको जब ज्वालामुखी पढ़ाया तभी बता दिया था, है ना। तो शैलों के विज्ञान को या शैलों के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। पेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ सेल। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर ये तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय शेल, अवसादी शेल और रूपांतरित अथवा कायांतरित शेल। और इन्हीं के आधार पर फिर ये बनती है। ठीक। अब ये आग्नेय शेल क्या होते हैं देखो। इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग पर पाए जाने वाली मैग्मा से होता है, और ये मैग्मा किससे बाहर निकलता है, ज्वालामुखी से बाहर निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होने पर मैग्मा बाहर निकलता है, उसी से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ये कैसे होते हैं, तो ये रवेदार होते हैं, खुरदरापन होता है इनमें, परतें नहीं होती इनमें, ठीक है ना। और इसमें पूरा जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, सॉरी, पुराना जीवाश्म, पूरा जीवाश्म मतलब पुराना जीवाश्म। जीवाश्म तो आपको जानते ही हैं आप लोग की जीवों का जो मरा हुआ जो सड़ा गला वो होता है पार्ट। यह ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित होती है। यह क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है, क्योंकि अंदर से निकल रहा है तो क्या है, क्रिस्टल्स भी होंगे उसमें और नॉन क्रिस्टल्स भी होंगे। और इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। किसे, अवसादी सेलों को हम प्राथमिक सेल, सॉरी आग्नेय सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस सारे डिस्कशन में तो इंपॉर्टेंट तो बात यही है कि अवसादी सेलों को प्राथमिक सेल कहा जाता है। आग्नेय सेलों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। ग्रेनाइट है, ये भी याद रखिएगा आप। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, टर्फ और ब्रेशिया। अब आते हैं अवसादी सेलों पर। पढ़िएगा, आप लोगों को भेजा हुआ है मैंने नोट्स, है ना, वहां से पढ़िएगा, समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। अवसादी शैलों का निर्माण अवसादी अवसादी चट्टानों से होता है। अब ये क्या होते हैं देखो। संवहन और निक्षेपण के कारण, संवहन और निक्षेपण क्या है आपको पता ही है ना। एक में क्या होता है आपका कि जो पृथ्वी होती है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको हम, अ, एक मिनट, हाँ, वेट। तो पृथ्वी या भूपृष्ठ का 75% भाग जो है वो अवसादी शैलों से ढका हुआ है। और निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर शैल तीन प्रकार के हैं: कार्बनिक, रासायनिक और यांत्रिक। ठीक। कार्बनिक क्या हुए, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये सब हो गए आपके कार्बनिक। रासायनिक कौन से हुए, संगमरमर, चूना पत्थर, ये रासायनिक हो गए आपके। यांत्रिक कौन से हुए, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। ठीक है। तीसरी आती है रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित तो बहुत सिंपल, अवसादी और आग्नेय शैल तो किसी पर्टिकुलर क्रिया से बनती हैं, है ना। बट रूपांतरित चट्टानें वो जो होती हैं वो कभी आग्नेय से अवसादी बन जाती है, कभी अवसादी से आग्नेय बन जाती है ना, इस तरह से। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बने शैलों का अंतर क्या, का नाम क्या है देखो। ग्रेनाइट से बनता है नीश, बेसाल्ट से बनता है शिस्ट, बेसाल्ट से ही बनता है आपका एम्बीबोलाइट, एम्फीबोलाइट सॉरी। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों का उदाहरण, शैल से स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, चाक एंड डोलोमाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्वार्टनाइट, है ना। फिर कांग्लोमरेट, क्वार्टजाइट। ये इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, तो इसको देख लीजिएगा। आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, गेबो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट आदि आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टाने स्थूल परत
रहित तथा जीवाश्म रहित होती है। मैंने बताया था आपको, जीवाश्म नहीं पाए जाते इसमें। ये चट्टानें आर्थिक रूप से उपयोगी मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि भाई ये लावा जब बाहर निकलता है तो बहुत सारे बहुमूल्य जो मेटल होते हैं उनको भी लेकर के आता है साथ में। ठीक। झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। आग्नेय चट्टानें कठोर और रवेदार होती हैं। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक। ये कुछ विशेषता है, मैं बता चुका हूँ ऊपर आप लोगों को, ये दोबारा रिपीट हो गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हुई है। हाँ, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा।